हमारे स्टूडियो की तरफ से डॉक्टर नीता सिंह। और आज हमारे बीच में अयोध्या से चलकर देश की बहुत जानी मानी और सुप्रसिद्ध कवयित्री पूजा मिश्रा यक्ष जी हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। तो आज हम कुछ उनसे वार्ता करेंगे साहित्य के क्षेत्र में और कविताओं में उनका कैसे आना हुआ। तो पूजा जी, पहले तो आप अपने बारे में अपना परिचय बताइए। नमस्कार। तिवारी पॉडकास्ट में आज मुझे आमंत्रित किया आपने ने, मैं बहुत आभारी हूँ। और इसकी जो ये लाइन है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वेयर एवरी वॉइस फाइंड्स इट्स इको, जहाँ हर आवाज़ को अपनी गूंज मिलती है। तो मेरी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आपके स्टूडियो से बहुत सारी कविताएं अपनी गूंज को पहुँचे। मैं साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्मी और अयोध्या में मेरा जन्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और दैवीय संयोग ये रहा कि शादी के बाद भी अयोध्या में ही रहना हुआ। यद्यपि मेरी जो ससुराल है वो कानपुर है और मेरा ब्याह कश्मीरी पंडितों में हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कश्मीर से इस तरीके से एक नाता जुड़ चुका है और अयोध्या मेरी जन्मभूमि के साथ साथ मेरी कर्मभूमि भी बन चुकी है। जी, बहुत अच्छा। और आप कविता लेखन के क्षेत्र में कैसे आप आई और किससे प्रेरित हुई, और उनका भी नाम बताइएगा जो मंचों पे नहीं है उनका। और जैसा कि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आप श्री राम जी की नगरी से आई हुई हैं, तो उन पे कुछ आपने जरूर लिखा होगा। तो अपने परिचय के साथ साथ कुछ गीत, कुछ मुक्तक उनके ऊपर भी सुनाइएगा। और देश की जो सुप्रसिद्ध कवयित्रियां हैं, क्योंकि महिलाओं का जैसे युग चल रहा है, तो उनका नाम जरूर लीजिएगा। और एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि जो ये समय वर्तमान समय में मंचों की सक्रियता काफ़ी बढ़ी है और कवि सम्मेलनों की भी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी है, तो कवित्रियाँ जो हैं, कवित्रियों को किस नज़र से देखते हैं लोग मंचों पे, और उनको और अच्छे से जाने के लिए उनको और क्या करना चाहिए, इसको जरूर बताइएगा। जी, एक साथ ये 3 प्रश्न है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसी क्रम में उत्तर दे सकूं। थोड़ा जल्दी मैं जाती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मेरा लेखन की तरफ झुकना इस तरीके से आरंभ हुआ कि मेरे घर में वो माहौल, साहित्यिक माहौल, मेरे पिताजी और लकीली मेरे नाना जी भी बहुत ज़्यादा पत्रिकाओं को पढ़ते थे और कवि सम्मेलन में वो एज अ श्रोता जाते थे सुनने के लिए। जी, तो जब वो घर आते थे तो फिर बहुत सारी बातें कवि सम्मेलनों से जो वो लेके आते थे, तो उससे एक माहौल बना। और मेरे पिताजी बैंक में थे जी, बैंक कर्मचारी थे। शाम में जब पापा घर आते थे तो वो कॉफी या चाय के साथ उनके टेबल पे ओशो की किताब, या उस समय रिलीज हुई थी मधुशाला, काफी चर्चित किताब थी, तो वो लेकर के वो पढ़ते थे, गुनगुनाते थे, कभी ब्रीफकेस पे, कभी थाली पे। तो पापा के गाने से हम लोगों को भी थोड़ा सा, हम लोग क्योंकि बच्चों को जैसा माहौल मिलता है जी जी, तो वो जो घर में किताबों का आना शुरू हुआ और वो माहौल, ओशो के रिकॉर्ड बज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों में सिंक डाउन हो जाता है अंदर। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा। हालांकि मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही, लेकिन झुकाव हिंदी साहित्य की तरफ अपने आप बढ़ता चला गया। और जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो उन दिनों हम लोग लाइब्रेरी से किताबें किराए पर लेकर के आते थे या कभी कभार खरीदते थे। तो आपको पढ़ने का बहुत शौक था? पढ़ने का शौक था। और मैं अपने शिक्षकों का भी धन्यवाद दूंगी कि मेरे हिंदी के शिक्षकों ने काफी इसमें रुचि पैदा करने की कोशिश भी की। तो जो प्लेजर रीडिंग होती है वो मेरी काफी विकसित हुई जी जी, उसकी तरफ झुकाव की वजह से साहित्य में झुकाव अपने आप बनता चला गया जी जी। और दूसरा प्रश्न आपने कहा कि मंचों पर किस तरीके से हम इसको सुधार कर सकते हैं, कि कवित्रियों को किस दृष्टि से देखा जाता है जी। देखिए, हर तरह के समय में बहुत सारे तरीके की चीजें होती रही हैं। और जैसे एक क्लास में हम देखते हैं कि 3 वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, एक एवरेज होता है जी, एक एक्सीलेंट होता है और एक बिलो एवरेज होता है। तो इसी तरीके से हमारे समाज के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको ये मिले